एक समय की बात है, सीता नाम की एक सुंदर लड़की गांव में रहती थी। कुछ समय बाद शहर में उसकी एक अच्छे घर में शादी हो गई। सीता अपने ससुराल में बहुत खुश रहती थी। लेकिन तभी एक दिन, अरे बहू, बाहर देखो कितना अच्छा मौसम है। देखो, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है। जरा रसोई घर में जाकर पकोड़े बना दो। तेरे हाथ के पकोड़े भी खाकर देखती हूँ अच्छे बनाती है या नहीं। हाँ माँ जी, अभी बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर सीता रसोई घर में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद सीता पकोड़ों से भरी प्लेट अपनी सास के सामने रख देती है। सीता की सास जैसे ही एक पकोड़ा हाथ में उठाकर खाती है, अरे ये क्या पकोड़े बनाए हैं तूने? इतना ज्यादा तेल? अरे ना समझ, तुझे तो जरा सी भी अकल नहीं है। अरे क्या घर का सारा तेल उठाकर कढ़ाई में डाल दिया क्या? सीता घबराकर अपनी सास से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। सीता की सास काफी गुस्से में थी। अरे मैं तो पहले से ही अपने बेटे की शादी गांव की लड़की से कराने के खिलाफ थी। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मेरी मति मारी गई थी, और मैं तुझे अपनी बहू बना के ले आई, जिसे ढंग से खाना भी बनाना नहीं आता। अरे अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? हटा अपने पकौड़ों को। सीता प्लेट उठाकर बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चली जाती है। एक दिन सीता अपना घर का काम कर रही होती है। तभी पड़ोस की एक औरत वहां पे आती है और सीता की सास से कहती है, अरे रमेश की माँ, आज मेरे पोते का जन्मदिन है, तो शाम को केक खाने आ जाना। और हाँ, अपनी बहू को भी जरूर से लेके आना। अरे हाँ हाँ, ये भी कोई बोलने की बात है। मैं जरूर आऊंगी। उसके बाद पड़ोस की औरत वहां से चली जाती है। सीता की सास सीता की तरफ देखते हुए कहती है, अरे तू क्या मेरा मुंह ताक रही है? मैं तुझे लेकर कहीं नहीं जाऊंगी। जा अंदर जाके काम कर। अंदर बहुत सारे कपड़े धोने के लिए पड़े हैं, जा उन्हें धो दे। सीता कपड़े धोने के लिए अंदर चली जाती है और वो कपड़ों को बाल्टी में डालकर धोने लगती है। तभी उसकी सास वहां पे आ जाती है और गुस्सा करने लगती है। अरे बेवकूफ लड़की, तुझे किसने कहा था ऐसे कपड़े धोने को? जब घर में वॉशिंग मशीन पड़ी है तो कपड़े उसमें धोना। इस तरह तो तू घंटों तक कपड़े ही धोती रहेगी। हे भगवान, तुझे तो जरा सी भी अकल नहीं है। लेकिन लेकिन माँ जी, मुझे वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने नहीं आते। अरे तो मुझसे पूछ लेती। लेकिन तुझे समझा कर भी क्या फायदा, तू है तो गांव की। अरे जरा सुधा की बहू को देख, हर काम में तेज है वो। सारा मोहल्ला उसकी तारीफ करता है। सुधा बड़ी किस्मत वाली है जो भगवान ने उसे ऐसी बहू दी। पता नहीं भगवान की मेरे साथ क्या दुश्मनी थी। अरे अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह ना ताक, मैं जरा सुधा के घर पे होके आती हूँ। इतना कहकर सीता की सास वहां से चली जाती है। और फिर उसी रात जब रमेश घर पर लौट के आता है तो उसके चेहरे पे उदासी देखकर उसकी माँ उससे पूछती है, अरे बेटा रमेश, क्या बात है? आज बड़ा उदास उदास दिख रहा है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? अरे क्या बताऊँ माँ, कुछ दिनों से अपनी दुकान घाटे में चल रही है। दुकान चलाने के लिए जो कर्जा मैंने लिया था उसका ब्याज भी मैं ढंग से नहीं दे पा रहा हूँ। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमें अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। इतना कह के रमेश उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है। देखते देखते रमेश की दुकान में इतना नुकसान होता है कि उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ती है और रमेश घर पर बैठ जाता है। सीता अपने पति की ऐसी हालत देखकर काफी दुखी होती है। दूसरी तरफ सीता की सास भी काफी दुखी दुखी लगती है
और कर्जे की चिंता में दिन रात परेशान रहती है। और फिर एक दिन लाला जी रमेश के घर पर आते हैं। अचानक लाला जी को देखकर सीता की सास चौंक जाती है और लाला जी से कहती है, अरे अरे लाला जी, आप अचानक कैसे घर पे? हम आपके पैसे लौटा देंगे। अरे बहन जी, पैसे लेने कौन आया है? आपकी बहू ने सारे पैसे अपने पिताजी के हाथों भिजवा दिए थे। अरे बहन, एक सच कहूँ, बड़ी किस्मत वाली हो आप जो आपको ऐसी बहू मिली। मैं तो आपको मेरी बेटी की शादी का निमंत्रण देने आया था। ये लीजिए, और सह परिवार मेरी बेटी की शादी में जरूर आइएगा। अच्छा बहन जी, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर लाला जी वहां से चले जाते हैं। उसके बाद सीता की सास भागते हुए सीता के कमरे में जाती है और उसे गले लगा लेती है। उसे गले लगाते हुए वो कहती है, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे बहुत बुरा भला कहा। मैं ये भूल गई थी कि बहू भी आखिर बेटी होती है, और आज तूने अपनी बेटी होने का फर्ज निभा दिया है। भगवान करे तुझ जैसी बहू हर सास को मिले। अरे माँ जी, आप तो मेरी माँ के समान है, और मैंने जो इस घर के लिए किया वो तो मेरा फर्ज था। उस दिन के बाद सीता की सास सीता का बहुत ख्याल रखती, और उसके बाद दोनों सास बहू हंसी खुशी मिलकर एक साथ रहने लगे। शिक्षा, वक्त पड़ने पर हमारे रिश्ते ही हमारे काम आते हैं। शहर की बहू। अरे वाह, तेरे हाथों की तो चाय पी के बड़ा मजा आ गया। आज भी तेरे हाथों में वही स्वाद है। अरे तुम तो शहर में रहती हो, मैंने सुना है वहाँ पे खाने पीने की काफी अच्छी अच्छी चीजें मिलती है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं। हाँ हाँ, ये बात तो है। जब से मैं शहर रहने गई हूँ ना, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई है। मैं तो तुझे भी यही सलाह देती हूँ कि तू किसी भी तरह अपने पति को मना के शहर शिफ्ट हो जा। फिर तो तू भी रोज मजे करेगी। बात तो तुम ठीक कहती हो, लेकिन अगर मैं शहर चली गई तो माँ जी का ख्याल कौन रखेगा? अरे तो उस बुढ़िया के चक्कर में तू अपनी पूरी जिंदगी इस गांव में क्यों बर्बाद कर ली है? तेरी सास तुझसे पूरी जिंदगी ऐसे काम करवाती रहेगी, और तू कोलू की बैल की तरह ऐसे काम करती रहेगी। और तू आज के जमाने की औरत है। हाँ, खैर, तुझे समझाना मेरा काम था, अब आगे तू जाने तुझे क्या करना है। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। फिर इतना कहकर कविता वहां से चली जाती है। लेकिन कविता की कही हुई बातें विमला के दिमाग में घूमने लगती है, और वो शहर जाने के सपने देखने लगती है। फिर एक दिन, अरे बहू, आज तू मेरे घुटनों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जरा जल्दी आके तेल से मालिश तो कर दे। तभी विमला अपने कमरे से बाहर आती है और गुस्से में अपनी सास को जवाब देती है, अरे माँ जी, ये तो आपका रोज रोज का नाटक हो गया है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मैं आपके घर की बहू हूँ या फिर नौकरानी। अरे बहू, आज तुझे अचानक क्या हो गया? मैंने ऐसा भी क्या कह दिया जो तू इतना नाराज हो रही है? बुढ़ापे में तो बहू ही अपनी सास की सेवा करती है। वो जमाना गया माँ जी, मैं आज के जमाने की लड़की हूँ। अब आज से अब अपना काम खुद ही करेंगी। इतना कहकर विमला वहां से चली जाती है। उसी शाम विमला अपने पति से शहर में रहने के लिए जिद करती है। सुनिए जी, कब तक हम इस छोटे से गांव में अपनी जिंदगी गुजारेंगे? अब तो राजू भी बड़ा हो रहा है, उसकी अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए हमें शहर जाना ही होगा। अरे भाग्यवान, बात तो तुम एकदम सही कह रही हो, लेकिन शहर जाकर हम रहेंगे कहाँ? वहाँ ना तो हमारा कोई रिश्तेदार रहता है, और ना ही हमारी कोई जान पहचान है।
अरे जान पहचान तो बनाने से बनती है। शहर में तो कामों की कमी नहीं है और वहाँ पैसे भी बहुत अच्छे मिलते हैं। मेरी सहेली कविता 5 साल से काफी मजे से रह रही है। मैं तो कह रही हूँ जितना जल्दी हो सके आप भी शहर जाने की सोच लो। फिर उसका पति अपनी पत्नी की बड़ी बड़ी बातें सुनकर शहर जाने का मन बना लेता है और फिर शहर जाने के लिए गांव के लाला से काफी पैसे उधार ले लेता है। कुछ दिनों बाद वो अपनी बूढ़ी माँ को घर पे अकेला छोड़ के अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ शहर चला जाता है। शहर जाकर उनको रहने के लिए घर ढूंढने में काफी परेशानी होती है और फिर किसी तरह वे एक छोटा सा कमरा किराए पे लेके वहां पे रहते हैं। उसका पति हर दिन शहर में काम के लिए भटकता लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता और फिर धीरे धीरे उनके पास बचे हुए पैसे भी खत्म होने लगते हैं और फिर नौबत ऐसी आ जाती है कि उन्हें बिना खाए एक दिन बिताना पड़ता है। एक रात वो पैसों का हिसाब करते हुए अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, ये कहाँ फंसा दिया तुमने। इस तरह तो शहर में जीना बड़ा ही मुश्किल है। कहीं पे काम मिलना तो दूर की बात है, यहाँ के लोग तो सीधे मुंह बात भी नहीं करते। अब तो हमारे पास खाना खाने तक के पैसे भी नहीं बचे। तभी वहां पे मकान मालिक आ जाता है। अरे भाई, मैंने तुम्हें मकान देते वक्त ही कहा था मुझे हर दिन घर का किराया चाहिए, लेकिन 2 दिन हो गए तुमने पैसे नहीं दिए। अरे सेठ जी, इस वक्त तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं जल्द ही आपके किराए के पैसे चुका दूंगा। ओहो, इस तरह की बातें तो मैं सालों से सुनता आ रहा हूँ। अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो कल ही के कल मेरा कमरा खाली कर दो। तुम खाली कर दो, इस शहर में किराएदारों की कमी नहीं है। इतना कहकर मकान मालिक वहां से चला जाता है। अब विमला और उसका पति समझ जाते हैं कि बिना सोचे समझे शहर आने से उन्होंने काफी बड़ी गलती कर दी है और अब इस शहर में उनका गुजारा नहीं हो सकता। और फिर अगले ही दिन वो सब शहर छोड़ के गांव आ जाते हैं। विमला घर पहुंचकर अपनी सास से माफी मांगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बाहर वालों की बातों में आकर आपके साथ बहुत गलत किया और अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अरे बहू, तुमने अपनी गलती मान ली, मेरे लिए वही बहुत है। मैं खुश हूँ कि वक्त रहते तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर विमला अपने सास की खूब सेवा करती है और वो सब खुशी खुशी रहते हैं। शिक्षा हमें बिना सोचे समझे कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए।